गुड मॉर्निंग टू ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स। करंट अफेयर्स की सीरीज के अंदर हम 25 मार्च पे पहुंच चुके हैं, जहां पे द हिंदू और पीआईबी के जो करंट अफेयर्स हैं इसको हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आपका कोई भी डाउट होता है तो आप @prince_लूथरा अंडरस्कोर लगाना जरूरी है। यहां पर अपने डाउट्स को क्लैरिफाई करा सकते हैं मुझे मैसेज भेज के टेलीग्राम के ऊपर। आज के टॉपिक्स देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो करंट अफेयर्स में द हिंदू और पीआईबी से जो इंपॉर्टेंट एरियाज थे, इंदिरा साहनी केस के बारे में डिस्कशन किया होता है, एक आर्टिकल था, इसको डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन यूएनएचआरसी के ऊपर बनाया है, अमेंडमेंट एक्ट के बारे में डिस्कशन करते हुए ईयू ने चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, इसको डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन स्कीम्स को लेके है और प्रणित पोर्टल को लेकर भी एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे बनाया है। वर्ल्ड टीबी डे के बारे में जानेंगे। देन पेरोस्मिया ये क्या है, इसके बारे में भी एक क्वेश्चन एमसीक्यू बनाया, देखेंगे। सीआरआई इंडेक्स को डिस्कस करते हैं और फाइनली एक मैप रिलेटेड क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। यूट्यूब अगर आपको करंट अफेयर्स के वीडियोस के नेटमॉक के नोटिफिकेशन भेज रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे तो आपको यहाँ पे बेल आइकन जो बना हुआ है उसको प्रेस करके ऑल बटन को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि एनसीईआरटी के करंट अफेयर्स के या फिर जैसे लक्ष्मीकांत के स्पेक्ट्रम के जो भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जो रिवीजन वीडियो है उसको जरूर देखिएगा और इसके आंसर्स जो है वो भी देने की कोशिश जरूर करिएगा। आपको अपने यूट्यूब की होम स्क्रीन के ऊपर इस तरीके के वीडियोस दिखेंगे जिसमें लास्ट 1 ईयर के जो वीडियोस हैं वो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि आपकी रिवीजन जो है वो पिछले 1 साल की वो बिल्कुल अच्छे से हो जाए। क्योंकि इस साल में जो भी आप एग्जाम देने वाले हैं उसमें 1 साल के करंट अफेयर्स आएंगे और इन्हीं रिवीजन वीडियोज के थ्रू 1 साल की जो रिवीजन है वो आपकी कराई जा रही है। चलिए जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें। कितना टारगेट सेट करके चलेंगे आप? यहाँ पे कट ऑफ जो है वो 6 मार्क्स की रखी गई है। लेट्स सी कितना टारगेट आप सेट करते हैं, कितना अचीव कर पाते हैं। तो यहाँ पे कोशिश करिएगा 6 या 6 से ज्यादा स्कोर करने की, और लेस देन 6 आते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप इंप्रूव करिएगा। और नोट्स आपको जो बनाने हैं वो फर्स्ट टाइम की वीडियो वॉच के अंदर नहीं बनाने, जब सेकंड या थर्ड टाइम देखेंगे तो आप अपने नोट्स को जरूर बनाइएगा। फर्स्ट टाइम में सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, उसका आंसर देने की कोशिश करें कमेंट सेक्शन के अंदर। उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें आपको पता है वो रिकॉल करके कमेंट सेक्शन में टाइप करने की कोशिश करें और एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा। आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि इंदिरा साहनी केस को लेकर है। सबसे पहले तो जो टॉपिक है आप इसको अंडरलाइन करें, इंदिरा साहनी केस, और जो चीज पूछी गई है करेक्ट या इनकरेक्ट उसको सर्कल में डालें। इंदिरा साहनी केस को लेकर 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने और पूछा कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। इंदिरा साहनी केस इम्पोज द सीलिंग ऑफ 50% रिजर्वेशन। जो 50% रिजर्वेशन की बात करी जाती है, ये जो सीलिंग लगाई गई थी ये इंदिरा साहनी केस के द्वारा ही लगाई गई थी। ठीक है, इस केस को मंडल कमीशन केस के तौर पे भी जाना जाता है, हो सकता है। इसने 10% गवर्नमेंट जॉब के अंदर बेसिकली ईडब्ल्यूएस के लिए देने की बात करी थी कि जो 10% गवर्नमेंट जॉब्स है वो ईडब्ल्यूएस के लिए अलग रखनी चाहिए। सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, तमिलनाडु ने अभी रिसेंटली एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को कहा है सुप्रीम कोर्ट के कि जो परसेंटेज और रिजर्वेशन देना है दैट शुड बी लेफ्ट टू द सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन ऑफ इंडिविजुअल स्टेट। मतलब जो राज्य हैं उनको आप डिसाइड करने दीजिए कि किस राज्य को कितने प्रतिशत यहाँ पर रिजर्वेशन देना है, क्योंकि आप जानते हैं तमिलनाडु ने ऑलरेडी 69% दिया हुआ है और यहाँ पर ये फर्दर कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को कि ये अब राज्य को ही, स्टेट्स को ही निर्धारित करने दें, उनको ही डिसाइड करने दें कि वहां पर कितने रिजर्वेशन की परसेंटेज की जरूरत है। सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन का जो शब्द है वो सरकार के द्वारा यहाँ पे यूज किया गया है, राज्य सरकार के द्वारा। तो सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन रेफर्स टू स्टेट की डिस्क्रिप्शन। जैसे हम कहते हैं ना कि ये प्रेसिडेंट्स की या प्रेसिडेंट की डिस्क्रिप्शन होती है, तो उसी तरीके से कहा गया है कि जो स्टेट है उसकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कि वो देखें कि यहाँ पे कितने सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस उनके राज्य के अंदर हैं और उस हिसाब से रिजर्वेशन जो है वो एजुकेशन एडमिशन के अंदर और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर राज्य अपने आप को डिसाइड कर सके। ये पूरी न्यूज थी, इसी वजह से क्वेश्चन जो है बनाया गया है। इंदिरा साहनी केस की बात करें तो यस, 50% रिजर्वेशन की जो बात करी गई कि एक सीलिंग होनी चाहिए कि जो रिजर्वेशन है वो 50% से ऊपर नहीं जा सकता, ये इंदिरा साहनी केस के अंदर ही आया था। इसे मंडल कमीशन केस भी कहा जाता है, तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी ठीक हो जाती है। लेकिन यहाँ पे 10% गवर्नमेंट जॉब बेसिकली ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन की बात यहाँ पर नहीं करी गई थी, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। इसमें हुआ क्या था, बेसिकली जो इंदिरा साहनी वर्सेस अदर्स, बेसिकली इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1992 का केस था। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया था 27% जो कोटा दिया गया था बैकवर्ड क्लासेस को, बीसीस को, और साथ ही साथ जो 10% गवर्नमेंट जॉब्स ईडब्ल्यूएस को दी गई थी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को दी गई थी, उनको यहाँ पे स्ट्रक डाउन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीजें करी गई थी। एक तो जो आपके ओबीसी के लिए 27% कोटा है उसको अपहोल्ड किया था, उसको मान लिया गया था। लेकिन जो 10% कोटा ईडब्ल्यूएस के लिए रखा गया था हायर कास्ट के अंदर, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है क्योंकि इसको लागू नहीं किया गया था। हेंस आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका आंसर ए हो जाएगा। पहली जो 2 स्टेटमेंट्स है वो आपकी ठीक हो जाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 2, जो कि यूएनएचआरसी के बारे में है। कल मैंने आपको बताया था कि इंडिया ने श्रीलंका को एश्योरेंस दिया था
कि आप टेंशन मत लो, आप चिंता मत करो, यूएनएचआरसी के अंदर जब वोटिंग होगी तो हम आप ही की साइड लेने वाले हैं। और अभी क्या हुआ है, जब वोटिंग हुई है तो इंडिया ने एब्सटेन किया है वहां पे क्रूशियल वोट। तो श्रीलंका वाले जो वोट हो रहा था, बहुत सारी कंट्रीज ने श्रीलंका के अगेंस्ट में वोट किया है, लेकिन इंडिया ने एब्सटेन किया, जैसे कि इंडिया ने पहले से श्रीलंका को बताया भी था कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और हम आप ही की साइड लेंगे। एब्सटेन करके श्रीलंका की साइड ही ली गई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यूएनएचआरसी इसी वजह से न्यूज में थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है क्या, हो सकता है। इट वॉज फाउंडेड इन 2006 और यूएनसीएचआर को इसने रिप्लेस कर दिया था, हो सकता है। इसके 47 मेंबर स्टेट्स हैं। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है इसका हेडक्वार्टर जेनीवा में लोकेट करता है, बिल्कुल ठीक है। 2006 में इसे फाउंड किया गया था और बेसिकली इसने रिप्लेस किया था किसको, यूएनसीएचआर को। यूएनसीएचआर क्या है, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, उसको इसने रिप्लेस किया था। और यहाँ पे मेंबर स्टेट्स कितनी है, 47 मेंबर स्टेट्स हैं। अब अगर हम यूनाइटेड नेशन या फिर यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल की बात करें, यूएनएचआरसी की बात करें, तो बेसिकली ये एक ह्यूमन राइट काउंसिल है जो कि इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। और नाम के आगे यूएन लगा है तो यूएन की सब बॉडी होगी। लोकेशन जेनीवा की है। 2006 में यूएनसीएचआर को इसने रिप्लेस किया था। और ये जो इसका मेजर फंक्शन है वो है कि जो जहां पर भी ह्यूमन राइट्स के वायलेशन होते हैं, ह्यूमन राइट्स का ब्रीच होता है, उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन जो काम करने का होता है वो यही इसके द्वारा और इसके मेंबर स्टेट्स जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनके द्वारा किया जाता है। 47 मेंबर स्टेट्स हैं, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे हमारी करेक्ट हो जाती हैं। क्वेश्चन बन के आएगा तो कुछ इसी तरीके से स्टेटमेंट्स आपसे पूछी जाएंगी, आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। और वैसे भी क्योंकि श्रीलंका इंडिया इसमें काफी न्यूज में आ रहे हैं, इस वजह से क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा भी जा सकता है, ठीक है। क्या इंडिया यूएनएचआरसी का मेंबर बना है, तो यस, इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू यूएनएचआरसी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। ये मैंने आपको कल भी बताया था, जब इसको लेकर हमने एक मिलता जुलता क्वेश्चन किया था, टॉपिक सेम था लेकिन स्टेटमेंट्स अलग थी। और 2019 से लेकर 3 साल का जो टेन्योर है वो हमें इसमें दिया गया। क्या इंडिया प्रीवियसली यूएनएचआरसी के अंदर इलेक्ट हुआ है, तो यस, 2011 से 14 में भी इंडिया इसमें इलेक्ट हुआ था। 3 साल का कार्यकाल हमने वहां पे कंप्लीट किया था। फिर 2014 से 17 में हमने अपना कार्यकाल पूरा किया था। फिर अब 2019 से 22 से ये हम 3 साल फिर फर्दर पूरे करेंगे। चलिए, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। लेफ्ट साइड में आपको वेरियस अमेंडमेंट्स दे रखी हैं और राइट साइड में बताया है कि बताएं कि क्या राइट साइड में वो मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या 102nd अमेंडमेंट जो थी वो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को लेकर थी। 103rd अमेंडमेंट जो थी वो ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन देने के लिए थी। 50वीं जो आपकी अमेंडमेंट थी क्या वो रिजर्वेशन प्रमोशन के अंदर देने के लिए थी, बताएं, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए डिस्कशन करते हैं। तो तीनों ही काफी फेमस अमेंडमेंट्स है और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि वैसे भी रिजर्वेशन का जो टॉपिक है वो काफी हॉट टॉपिक बन रहा है। तो क्वेश्चन 1 या 2 इसके ऊपर आ सकते हैं एग्जाम के अंदर भी और मेंस के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। अगर हम 102nd अमेंडमेंट की बात करते हैं, 2018 में इसको एक्ट बनाया गया था। तो यस, इसके थ्रू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो थी इसे बनाया गया था। और यहाँ पे हमारा जो पहला पेयर है वो करेक्ट हो जाता है। 103rd की बात करें, सुना होगा आपने, 2019 में ये आई थी। इसके थ्रू 10% रिजर्वेशन जो था वो इकोनॉमिक एंड वीकर सेक्शन को दिया गया था। तो सेकंड पेयर जो है आपका वो भी करेक्ट हो जाता है। और 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये कब आई थी, 2001 के अंदर, ठीक है। इट प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन इन द प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन का जो प्रावधान था वो इसके थ्रू दिया गया था। ये स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है, बेसिकली ये पेयर भी आपका करेक्ट हो जाता है। तो तीनों के तीनों ही आपके करेक्ट है। आंसर क्या होगा, डी। ये तीनों काफी फेमस अमेंडमेंट है, इसी वजह से न्यूज में भी थी और इनके ऊपर क्वेश्चन मैंने बनाया है। आपसे मैं पूछूंगा कि 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये 2000 में आया था, ये बताइएगा ये किससे रिलेट करता है। तो 81st अमेंडमेंट किससे रिलेट करती है वो बताइएगा। आपको एक आर्टिकल का नाम भी पता चलेगा, वो भी मुझे जरूर बताइएगा। चलिए, यहाँ पे आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही पेयर हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है 2 स्टेटमेंट्स देके कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट ईयू हैज इम्पोज सैंक्शन ऑन चाइना। ईयू ने पहली बार चाइना के ऊपर सैंक्शन लगाए हैं। The sanctions are imposed for accusation of human right abuse. Human right abuse के जो allegations हैं वो चाइना के ऊपर लगे हैं, इसी वजह से ये सैंक्शन जो है वो लगाए गए हैं। किसके द्वारा, ईयू के द्वारा। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, शिनजियांग रीजन जो है वो काफी न्यूज में आप जानते हैं चाइना के अंदर, और उइगर मुस्लिम्स जो है वहां पे रहते हैं और उनके ऊपर जो बेसिकली ह्यूमन राइट वायलेशंस जो है उनके नाम को लेकर, उनके अगेंस्ट में लेकर वो न्यूज काफी अपीयर करती है। तो इसी वजह से यहां पर ये क्वेश्चन बनाया गया है। और अभी रिसेंटली वेरियस कंट्रीज, जिसमें यूएस भी शामिल है, ब्रिटेन भी है, कनाडा भी है, साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन भी है, उन्होंने चाइनीज
के ऊपर सैंक्शन लगाए हैं। कहा है कि आप जो है शिनजियांग रीजन के अंदर जो उइगर्स मुस्लिम्स हैं उनके अगेंस्ट में ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ईयू की बात करें तो ऐसा पहली बार नहीं है कि ईयू ने सैंक्शन लगाए हो चाइना के ऊपर। पहले भी एक बार ऐसे किया जा चुका है, ईयू के द्वारा चाइना के ऊपर सैंक्शन लगाए जा चुके हैं। तो वो जो चीज थी, वो जो लगाए गए थे, वो कब लगाए गए थे, किस चीज को, कौन, एक काफी फेमस इशू है, ठीक है, एक काफी फेमस इशू है जिसको लेकर पहले ईयू ने चाइना के ऊपर सैंक्शन लगाए थे। वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट टाइम, नो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, क्योंकि पहले भी ऐसा किया जा चुका है। देखिए जो सैंक्शंस ईयू के द्वारा लगाए जाते हैं ना, ये बहुत ज्यादा डैमेजिंग नहीं होते हैं, इसके कोई बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रेपरकशन नहीं होते हैं। लेकिन यस, एक ना एक तरीके से चाइनीज को ये चीज समझ में आ गई कि ईयू, यूएस और जो कनाडा है, दूसरी कंट्रीज हैं, ब्रिटेन है, वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है। सैंक्शंस आर इम्पोज्ड फॉर एक्यूजेशन ऑफ ह्यूमन राइट अब्यूज, ये तो मैंने आपको बताई थी, बिल्कुल करेक्ट है। तो बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आपकी सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाती है, लेकिन मुझे वो पहला इंसिडेंट जरूर बताइएगा। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, 1989 में वो पहला इंसिडेंस हुआ था जब चाइना के ऊपर ईयू ने पहली बार सैंक्शंस लगाए थे। एक स्क्वायर है, आपने जरूर पढ़ा होगा, जब हम लोग प्रिपरेशन करते थे तब इस स्क्वायर के बारे में, कौन सा स्क्वायर है नाम पूरा नहीं बता रहा हूं, इस स्क्वायर के बारे में काफी सुना करते थे, इस इंसिडेंस के बारे में काफी पढ़ा करते थे। मैं चाहता हूं कि हर चीज मैं आपको ना बताऊं, अगर 90% मैं चीजें बता रहा हूं, 10% मैं कोशिश करता हूं कि आपको असाइनमेंट के तौर पे दी जाए, ताकि आप खुद भी जाके उसे सर्च करें। तो वो चीजें आपको हमेशा के लिए याद रहेंगी, क्योंकि आपको पता है कि ये 90% चीजें मैंने लेक्चर में देखी थी, ये 10% मैंने खुद सर्च करी थी, और ये एग्जाम में लंबे टाइम तक इस चीज को याद रखने में काफी आपको हेल्प करने वाली है जब आप इसे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेंगे। तो सर्च करिएगा 1989 में क्या हुआ था, एक स्क्वायर के ऊपर, स्क्वायर का नाम क्या था और क्या इंसिडेंस था, वो आप लिख के बताइएगा। पहली बार ईयू ने तब चाइना के ऊपर सैंक्शन लगाए थे। चलिए मैं आपको शिनजियांग रीजन जो है वो दिखा देता हूँ, वैसे कई बार मैप के ऊपर दिखाया मैंने, एक बार देख लीजिए यहाँ पे। सो दिस इज चाइना, दिस इज द शिनजियांग रीजन। यहाँ पे हो क्या रहा है, लास्ट में बताया था कि जो चाइनीज हैन पॉपुलेशन है, ठीक है, तो जो हन्स है वो यहाँ पर बेसिकली शिनजियांग के अंदर जा रहे हैं, और ऑलरेडी यहाँ पे उइगर मुस्लिम्स जो है वो रहते हैं, तो दे कंसीडर देमसेल्व्स एज द नेटिव। लेकिन चाइनीज हन जो है वो ये सोचते हैं कि दे आर द वंस जो कि रियल पीपल हैं चाइना के, और दोनों के बीच में जॉब्स को लेके, रिसोर्सेज को लेके कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, और इसी वजह से यहाँ पर इस तरीके की न्यूज आती है कि जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं वो यहाँ पर देखा जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो हन चाइनीज और उइगर मुस्लिम्स के बीच का ये इशू है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड्स टीबी डे? वर्ल्ड्स टीबी डे का थीम क्या है? 4 नाम आपके सामने दिए हैं। कई बार इस तरीके से स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके नेचर के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। या फिर पूछ लिया जाएगा कि इस पर्टिकुलर चीज का थीम क्या है, ये हमने जो सेलिब्रेट किया था इसका थीम क्या है, ये हमने ऑब्जर्व किया था इसका थीम क्या है, ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी कौन से राज्य से आती है। इस तरीके की चीजें आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। तो व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड्स टीबी डे? क्या टाइम इज पासिंग, ये इसका थीम है। क्लॉक इज टिकिंग, ये इसका थीम है। कोरोना एंड टीबी, ये इसका थीम है। यूनाइटेड फाइट टिल 2025। सोचे। चलिए, तो अभी हमने 24 मार्च को, मतलब कल ही, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे जो है उसको ऑब्जर्व किया है, और लोगों को अवेयरनेस करने के लिए भी हमने काफी सारे कैंपेन्स जो थे वो स्टार्ट किए थे। इंडिया का क्या गोल है, बार बार बता चुका हूं, लेकिन दोबारा से रिवीजन करनी जरूरी है। इंडिया ने अपना एक कमिटमेंट बनाया कि इस साल तक हम टीबी को खत्म कर लेंगे। मैं आपको 5 से 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और वर्ल्ड लेवल पे वो टाइम 2030 है, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो टारगेट ईयर है वो 2030 है टीबी को खत्म करने का, और हम पूरी दुनिया से 5 साल आगे चल रहे हैं और कह रहे हैं कि 2025 तक ही हम इसको खत्म कर लेंगे, ठीक है। आंसर करें, क्या आंसर होगा? चलिए, तो यहाँ पे यूनाइटेड फाइट टिल 2025, इसके चक्कर में मत आइएगा, आपको लगे कि 2025 हमारा टारगेट है तो यही आंसर होगा। नहीं, दिस इज जस्ट फॉर द कंफ्यूजन, आपको कंफ्यूज करने के लिए। क्लॉक इज टिकिंग, बी इज द करेक्ट आंसर। ये इस बार का थीम है, ठीक है। क्लॉक इज टिकिंग क्यों? क्योंकि 2021 तक तो पहुंच चुके हैं, 2025 दूर नहीं है, 2030 भी कब आ जाएगा पता नहीं चलेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले, जो क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज की सीरीज है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। कल भी काफी सारे स्टूडेंट्स ने एनरोल किया, आपने क्वेश्चंस भी मुझसे काफी पूछे इस चीज के बारे में, और इस सीरीज के अंदर आप एनरोल करिए और 2 घंटे का टाइम अपना जरूर दीजिएगा, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आपको कवर करने हैं आखिरी के 100 दिनों के अंदर, सो दिस सीरीज इज गोइंग टू हेल्प यू। अगर आपका स्कोर 60, 70, 80 के पास आ रहा है, उसको 30, 35 मार्क्स उसमें इंक्रीज करना चाहते हैं, देन इसके अंदर जो भी असाइनमेंट दिए हैं उसको रिलीजियसली फॉलो करिएगा। जो भी मैंने इसमें गाइडेंस दी है, जो भी एलिमिनेशन मेथड्स मैंने आपको बताए,
कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है, कैसे पेपर को सोल्व करना है, वो सब चीजों को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जो मैंने आपको लेक्चर्स और एमसीक्यूज के लेक्चर्स दिए वो भी आपको फॉलो करने हैं। डेली बेसिस पे जो आपको असाइनमेंट्स होते हैं, जो क्विज के असाइनमेंट्स है, वो भी आपको डेली बेसिस पे करने हैं। ज्यादा मटेरियल नहीं है इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि आपका पूरा दिन लग जाएगा डे को कवर करने में। 2 घंटे में आप आसानी से उस दिन का मटेरियल को कवर कर सकते हैं। लेकिन आपको ये अगर आप फॉलो करते जाते हैं देन डेफिनेटली 100 डेज के अंदर आपकी काफी रोबस्ट, काफी अच्छी तैयारी जो है वो हो सकती है। और अगर ऑलरेडी आपने प्रिपरेशन कर ली है तो उसके अंदर जो एडेड एडवांटेज है, एक जो एज होगी आपकी प्रिपरेशन के अंदर, मान लीजिए 90 से 100 का स्कोर आपका वैसे भी आ रहा है, तो उस स्कोर को 120 तक ले जाने में ये कोर्स आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। और अभी आपका होली डिस्काउंट जो है वो चल रहा है, तो आप होली 50 कोड जो है उसको यूज कर सकते हैं। होली 50 को यूज कर लीजिएगा ताकि 50% स्ट्रेट डिस्काउंट आपको मिल जाए। अगर आप अभी कॉलेज में हैं या फिर स्कूल में हैं और 2023 के लिए एग्जाम देना चाहते हैं तो यहाँ पे मिशन यूपीएससी 2023 को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए स्कूल वालों के लिए तो ये होगा 2023 में वो एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन उनकी एक फंडामेंटल जो होता है वो यहाँ पे अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यस, अगर आप आखिरी सालों में हैं अपने कॉलेज के, 2023 तक क्वालिफाई कर रहे हैं, तो 2023 तक आते आते इस कोर्स के अंदर जो भी आपको मटेरियल मिलेगा, जो क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस भी इसमें रहने वाली है, वो आपको काफी अच्छे से तैयार कर देंगे 2023 तक। फिर आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं रहेगा कि मेरा स्टैटिक पोर्शन नहीं हुआ, करंट अफेयर्स नहीं हुआ, क्योंकि दोनों चीजों को ही बैलेंस करके इस कोर्स के अंदर लेके जाया जाएगा। 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं सो कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल। और अगर आप 200 डेज की सीरीज लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं, तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जब आपको एग्जाम देना है, 2021 में देना है, 22 में देना है, 23 में देना है, उस हिसाब से अपने कोर्स को आप चूज कर सकते हैं यहाँ पर। और आई सजेस्ट 2021 वाले जो हैं वो 200 डेज की सीरीज को ले सकते हैं या फिर 100 डेज की सीरीज, दोनों में से जो भी आपको पसंद है उसको आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपको मटेरियल जो है वो थोड़ा सा और भी ज्यादा मिल जाएगा। 2022 और 23 के लिए अलग अलग कोर्सेज है, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। और होली 50 कोड को जरूर यूज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है 2 स्टेटमेंट्स देके पूछना है कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। सांस इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड टू एक्सेलरेट एक्शन टू रिड्यूस डेथ ड्यू टू चाइल्डहुड निमोनिया। सांस एक इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया गया है ताकि क्या किया जा सके, जो चाइल्डहुड निमोनिया की वजह से डेथ होती है उसको कम किया जा सके। Suman initiative was launched to provide assured, dignified, respectful and quality healthcare at no cost. Suman initiative जो है वो स्टार्ट किया गया था ताकि बिना किसी कॉस्ट के एक अच्छी क्वालिटी हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइड कराई जा सके। सोचिए, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो दोनों ही हमारी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। इसके मीनिंग समझ लेते हैं। सास क्या है और सुमन क्या है। सास स्टैंड्स फॉर सोशल अवेयरनेस and actions to neutralize pneumonia। ठीक है, सो सांस स्टैंड्स फॉर सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। इनिशिएटिव ये जो है लॉन्च किया गया था किस चीज के लिए, ताकि चाइल्डहुड निमोनिया की वजह से जो डेथ होती है उसको कम किया जा सके। देन आता है सुमन। सुमन स्टैंड्स फॉर सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, ये इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया गया ताकि एक एश्योर्ड, डिग्निफाइड, रिस्पेक्टफुल, क्वालिटी हेल्थ केयर जो है बिना किसी कॉस्ट के प्रोवाइड करी जा सके। और यहाँ पे किसी भी तरीके का डिनायल ऑफ सर्विसेज जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैटरनल और नियोनेटल हेल्थ जो है उसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही प्रोग्राम्स करेक्ट है और आप इनको अपने मेंस के अपने जो आंसर्स होंगे उसके अंदर भी यूज करिएगा। और जहां पे भी मैटरनल मोर्टेलिटी को लेकर क्वेश्चन आता है, नियोनेटल हेल्थ के ऊपर क्वेश्चन आता है, वहां पे आप इन दोनों प्रोग्राम्स को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कुछ टारगेट्स पूछूं, तो अगर मैं आपको कहूं कि हमारे जो टारगेट्स हैं, एमएमआर का हमारा क्या टारगेट है, कोई बता सकता है? पर 1000 बताइएगा। लेट मी चेंज द कलर ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पर 1000 हमारा क्या टारगेट है। इसी तरीके से आईएमआर का पर 1000 हमारा क्या टारगेट है, ये बताइएगा। और साथ ही साथ मुझे बताइएगा मलेरिया इंसिडेंस का कुछ टारगेट्स मैं आपको बता रहा हूं ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। ठीक है, टीबी एपिडेमिक तो मैंने आपको बताई थी 2025 तक खत्म करना है। तो यहाँ पे ये हो गया <1 हमारा मलेरिया का है। अगर हम एमएमआर की बात करें, ये दो काफी इंपॉर्टेंट है। तो एमएमआर की बात करें, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है, ये हमारा टारगेट है कि इसको 1 तक लाना है। 1000 लाइव बर्थ के पीछे हम सिर्फ एक ही डेथ को टॉलरेट करेंगे, इसके ज्यादा नहीं। ठीक है, और अगर हम आईएमआर की बात करें, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यहाँ पे ये टारगेट 25 रखा गया, जिसको आगे और भी फर्दर नीचे लेके जाया जाएगा। टोटल फर्टिलिटी रेट का हमारा टारगेट कितना है, 2.1। ये चीज तो सभी को पता होगी, आसान है, तो काफी जगह पे देखा भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद प्रणीत पोर्टल। प्रणीत पोर्टल के साथ कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएट करती है? रिसेंटली इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जल्दी से बताएं।
चलिए देखिए, पावर ग्रिड जो है ना, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, एक सेंट्रल पीएसयू है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है। उसने ई टेंडरिंग के लिए, आप जानते हैं कि अभी सारी की सारी जो गवर्नमेंट सेटअप है, पीएसयूज हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, वो ई टेंडरिंग में जा रही है ताकि ट्रांसपेरेंसी ज्यादा आ सके। तो ई टेंडरिंग के लिए एक पोर्टल लाया गया, प्रणित पोर्टल जिसको कहा गया, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर से एसोसिएट करता है। इट विल लीड टू लेस पेपर वर्क, पेपर वर्क कम होगा, ऑपरेशन में आसानी होगी क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन होगा, और सबसे जरूरी है ट्रांसपेरेंट होगा, क्योंकि जो टेंडर दिए जाते थे ना पहले के टाइम पे, जब वो हार्ड कॉपी में दिए जाते थे तो उसमें बहुत ज्यादा पार्शियलिटी होती थी, लेकिन अभी ई टेंडरिंग होगी, सब कुछ ऑनलाइन होगा, तो डेफिनेटली चांसेस ज्यादा रहेंगे ट्रांसपेरेंसी के, और जो करप्शन है उसके चांसेस काफी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। प्रणित पोर्टल, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताएं प्रणित पोर्टल किससे एसोसिएट करता है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लाया गया, तो वहां पे फिर समझ नहीं आएगा क्योंकि नाम से नहीं समझ में आ रहा है कि प्रणित का क्या मतलब होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पैरोस्मिया। तो पैरोस्मिया क्या है, इसको लेकर आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट्स अ मेडिकल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ कंडीशन इन विच अफेक्टेड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस डिस्टॉर्शन ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। तो यहाँ पे सेंस ऑफ स्मेल जो है उसमें डिस्टॉर्शन जो है वो व्यक्ति देखता है, महसूस करता है, जिसको कि पैरोस्मिया होता है। इट्स अ परमानेंट कंडीशन, एक परमानेंट कंडीशन होती है। पर्सन विद पैरोस्मिया विल नॉट डिटेक्ट एनी ओडर, किसी भी तरीके का जो दुर्गंध या किसी भी तरीके की जो गंध होती है वो उसको नहीं डिटेक्ट कर पाता है। सोचे, चलिए देखिए, कोविड 19 के टाइम पे आपने सुना होगा आस पड़ोस में भी, और जो लोगों को आपने सुना होगा कि उसको कोविड हो गया, तो सबसे पहली चीज हम सुनते थे कि उसको स्मेल नहीं आ रही है, मतलब किसी भी चीज को स्मेल कर रहा है, खाने का या पीने की कोई भी चीज है, तो वो उसको उस गंध को महसूस नहीं कर पा रहा है, राइट। तो मेडिकल टर्म वहीं से, पहले से तो एग्जिस्ट करती ही थी, लेकिन उसके कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा हमें ये सुनने को मिली। अ पर्सन विद पैरोस्मिया जो है कैन डिटेक्ट सर्टेन ऑर्डर्स, ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके के ऑर्डर को डिटेक्ट नहीं कर सकता। अ पर्सन विद पैरोस्मिया विल नॉट डिटेक्ट एनी ऑर्डर, नहीं ऐसा नहीं है, कुछ ऑर्डर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऑर्डर्स जो ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी गंध होती है जिनको महसूस कर सकता है, डिटेक्ट कर सकते हैं, कुछ गंध को वो डिटेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ये कोई परमानेंट कंडीशन नहीं होती है, टेम्परेरी कंडीशन है। तो कोविड के टाइम पे भी हमने देखा बहुत से लोगों को जब ये हुआ, बाद में जाके वो चीज उनकी ठीक हो गई। ये ज्यादा ये भी बताया जाता है कोई ज्यादा हार्मफुल नहीं है, एक टेम्परेरी कंडीशन थी जो कि ठीक हो गई। ये एक मेडिकल टर्म है जो कि डिस्क्राइब करती है जब स्मेल जो है उसकी जो सेंस होती है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। आपके बेसिकली नाक जो होता है उसके वहां पर, उसके अंदर ओल्फैक्टरी बल्ब्स होते हैं, जो आपके ओल्फैक्टरी न्यूरॉन्स जो होते हैं उनसे जुड़े हैं, और वो कहीं ना कहीं आपको जो सेंस ऑफ स्मेल होता है किसी भी चीज की, वो यहाँ पे प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी ठीक हो जाती है। इसमें हुआ क्या था, जो भी लोग पैरोस्मिया को बेसिकली एक्सपीरियंस कर रहे थे, उन लोगों को जब भी वो किसी चीज को स्मेल करते थे, फॉर एग्जाम्पल अगर वो किसी मान लीजिए कि लेमन को स्मेल कर रहे हैं, तो उनको उसके अंदर से कॉफी की स्मेल आ रही है, बटर को स्मेल कर रहे हैं तो उसके अंदर से लेमन की स्मेल आ रही है। तो इस तरीके से भी डिस्टॉर्शन जो था वो देखा गया था, ठीक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 बात करते हैं सीआरआई इंडेक्स को लेकर। पूछा गया सीआरआई इंडेक्स 2020 जिसको अभी रिलीज किया गया, बेसिकली इसका नाम है कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। सीआरआई कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2020, इसको लेकर पूछा कि बताएं आपकी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। इंडिया ने 129 रैंक किया है ओवरऑल इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर। इसे ऑक्सफैम के द्वारा रिलीज किया गया है, एंड द ऑक्सफैम इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट इज बेस्ड इन जेनेवा। जो ऑक्सफैम इंटरनेशनल का सेक्रेटेरिएट है वो जेनेवा के अंदर है। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, रिसेंटली द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैज इन्फॉर्म्ड लोकसभा दैट ऑक्सफैम कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2020 लैक्ड क्लैरिटी एंड डिड नॉट टेक इनटू अकाउंट प्रोविजन ऑफ द 4 न्यू लेबर कोड, ठीक है। तो सीआरआई इंडेक्स कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, ये जो पूरा इंडेक्स था ये तो निकाल दिया गया, इंडिया को रैंक भी कर दिया गया, और इंडिया को रैंक सही नहीं किया गया, काफी पीछे हमारा रैंक है, 129 हमें रैंक किया गया, ठीक है। लेकिन लेबर मिनिस्टर का ये कहना है कि देखिए जो रिसेंटली हमने नई नई चीजें हम लेके आए अपनी कंट्री के अंदर, जिसमें से क्या शामिल है इसके अंदर बताएं। अभी बताया मैंने आपको लेबर कोड, जो हमारे नए लेबर कोड शामिल है, आपको उसको भी तो अकाउंट फॉर करना चाहिए था, उसके बाद ही तो हमें हमारा रैंक बताते हैं ना। जो हम अच्छी चीजें कर रहे हैं उनको बिना अकाउंट फॉर करे अगर आप हमारी रैंकिंग जो है वो सबसे पीछे कर दोगे तो फिर कैसे चलेगा। इट इज जस्ट लाइक कि मान लीजिए जैसे स्कूल में होता था ना, स्कूल में क्या होता था, मान लीजिए कि फाइनल एग्जाम आपका है, और फाइनल एग्जाम में जो आपका, और इससे पहले यूनिट टेस्ट होते हैं हर महीने, ठीक है। मान लीजिए यूनिट टेस्ट जो है वहां पे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन फाइनल एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो एग्जामिनर जो आपके स्कूल है उसने क्या किया, उसने आपकी फाइनल
एग्जाम की परफॉर्मेंस को कंसीडर नहीं किया, लेकिन जो यूनिट टेस्ट पूरे साल के अंदर जो आपकी परफॉर्मेंस थी जिसमें आपने ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट निकाल दिया, तो डेफिनेटली रिजल्ट तो आपके फेवर में नहीं आएगा। वही हमारी सरकार भी कह रही है कि हम जानते हैं कि पुराने टाइम में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, लेकिन रिसेंटली हमने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, तो कम से कम जो रिसेंट हमारे लेबर कोड बिल्स थे, वेजेस थे, सॉरी लेबर कोड्स थे हमारे, उसको तो कम से कम कंसीडर करते, उसके बाद रैंकिंग निकालते। तो यहाँ पे इंडिया का जो रैंक है 129 है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। रिलीज ऑक्सफैम के द्वारा किया गया, ये भी बात ठीक है, लेकिन ऑक्सफैम कहां पर बेस्ड करती है बताएं? जेनेवा में तो नहीं है, ये तो मैं पक्का बता देता हूं आपको। जेनेवा में नहीं है तो कहां पर है, जल्दी से बताएं, 5 मोर सेकंड्स। चलिए, तो ये आपकी लोकेट करती है, सेक्रेटेरिएट इसका है नायरोबी के अंदर। नायरोबी कहां पर है? कीनिया के अंदर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सेक्रेटेरिएट इज इन नायरोबी। और यहाँ पे इंडिया की रैंकिंग अगर आप देखेंगे, ओवरऑल रैंकिंग 129 है। ठीक है, पाकिस्तान की हमसे बेटर है 128, ऐसा बताया जा रहा है एज पर द रिपोर्ट। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं, मतलब मुझे तो बोलते हुए भी हंसी आ रही है, बट कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी की बात करते हैं, वहां पे पाकिस्तान हमसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, मान लिया। और यहाँ पे भूटान जो है उसका रैंक हमसे भी पीछे है, और अफगानिस्तान, श्रीलंका, ये भी कुछ उसी लाइन पे फॉल करते हैं। तो यू कैन सी, मतलब मैं तभी आपको बार बार कहता हूँ, डू नॉट टेक ऑल दीज रिपोर्ट्स ऑन इट्स फेस वैल्यू। समझने की हमेशा कोशिश करें कि क्या हमारी, देखिए हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हर कोई इंडिया को बदनाम करना चाहता है। नोबडी इज पैरानॉइड, कोई भी पैरानॉइड नहीं है इस चीज को लेकर। यस, देयर आर सर्टेन एरियाज जहां पे हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है, देयर आर सर्टेन एरियाज जहां हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन देयर विल ऑलवेज बी पीपल, देयर विल ऑलवेज बी ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर पैरामीटर्स हमें जरूर देखने पड़ेंगे कि क्या हमें अच्छी लाइट में दिखाने की कोशिश करी जा रही है या बुरी लाइट में दिखाने की कोशिश करी जा रही है। देखिए, अगर बात करी जाए इंडिया का जो पब्लिक सर्विस रैंकिंग है, वहां पे हमारा रैंक बहुत ही, आप कह सकते हैं कि सही नहीं है। टैक्स रैंकिंग के अंदर हमारा रैंक देखिए अच्छा यहाँ पे दिखाया हुआ है। लेबर रैंकिंग के अंदर हमारा रैंक बहुत ही बुरा दिखाया हुआ है। लेकिन यही हमारे लेबर मिनिस्टर कह रहे थे कि देखिए आपने इसको बहुत बुरा दिखाया, लेकिन हमारे जो रिसेंट कोड आए हैं लेबर कोड, उसको तो आपने कंसीडर नहीं किया, क्योंकि अगर आप उसको कंसीडर करते तो यहाँ हमारी रैंकिंग अच्छी होती, और यहाँ तो ऑलरेडी रैंकिंग अच्छी है, यहाँ रैंकिंग बुरी है, और हम मानते हैं यहाँ पे बुरी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारी रैंकिंग अच्छी होनी चाहिए। इसको अगर आप ठीक करते तो हमारे रैंक में काफी ज्यादा बदलाव देखा जा सकता था। दिस इज व्हाट आर लेबर मिनिस्टर इज सेइंग इन द लोकसभा। ठीक है, चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लास्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट पुट द फॉलोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। आपको ईस्ट से वेस्ट में रखना है। 4 यहाँ पे आपको नेशनल पार्क के नाम दिए हैं, डिब्रू सैकोवा है, काजीरंगा है, ओरांग है, मानस है। ठीक है, जल्दी से बताएं, फिर मैं इसको मैप के ऊपर आपको दिखाने वाला हूं। चलिए, यहाँ पे बेसिकली वन हॉर्न्ड राइनो जो था वो काफी न्यूज में था, और असम में खासतौर पे यहाँ पे बेसिकली वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इसको लेकर एक इशू बना रही हैं। और असम का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो भी कह रहा है कि लास्ट ईयर्स में 86% जो है इसकी पोचिंग के अंदर रिडक्शन देखा गया। ठीक है, हमारे लिए असम इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वन हॉर्न्ड राइनो के ऊपर तो क्वेश्चन हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पे आते हैं, देख लेते हैं वेरियस जो आपके नेशनल पार्क हैं। सो डिब्रू सैकोवा इज हियर। यहाँ पे आपको दिख रहा है होलोकपार गिबोन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन काजीरंगा दिख रहा है, देन आपको यहाँ पे लाइकोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिख रही है, फिर ओरांग दिख रहा है, फिर मानस दिख रहा है। तो हमारे यहाँ ओरांग, मानस भी है, डिब्रू सैकोवा भी और काजीरंगा भी। तो पहले नंबर पे डिब्रू सैकोवा, काजीरंगा, ओरांग एंड मानस, DKOM। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। DKOM याद रखिएगा, DKOM। तो पहले डिब्रू सैकोवा है, ओके, काजीरंगा दूसरे पे, ओके, लाइन में दे रखे हैं, ओरांग तीसरे नंबर पे, ओके, ये ऑलरेडी ही आपको सीरियल में दे रखे हैं। हमें कहां चलना है? ईस्ट टू वेस्ट चलना है। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट का क्या मतलब है? दिस इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इस डायरेक्शन में चलना है, राइट। चलिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें एक सीक्वेंस में दिए गए थे, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए, 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अभी जल्दी से 2 मिनट के अंदर से रिवाइज करेंगे और फिर अपने क्वेश्चंस देखेंगे प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के, और यहाँ पे रिवीजन हमारी एक्टिव रहेगी। सो बी रेडी टू गिव द आंसर। सही तरीके से जितनी भी चीजें रिकॉल करके आंसर कर पाए करिएगा। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे इंदिरा साहनी केस के बारे में बात करी थी, जल्दी से बताएं कि कितने % रिजर्वेशन की सीलिंग की यहाँ पे बात करी गई थी, और इसे किस केस के नाम से जाना जाता है? तो मंडल कमीशन केस के नाम से इसे जाना जाता है। तमिलनाडु अभी न्यूज में था, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को कहा गया कि भाई आप राज्य को डिसाइड करने दीजिए कि कितना रिजर्वेशन देना है, और ये जो है डिस्क्रिप्शन की मांग यहाँ पे करी गई है। मंडल कमीशन केस 50% रिजर्वेशन, ध्यान रखिएगा। देन वी डिस्कस्ड अबाउट वन मोर थिंग इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा था UNHRC के बारे में। जल्दी से मुझे हेडक्वार्टर इसका कहां पर लोकेट करता है बताएं। इसने एक और ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस किया था, उसका नाम क्या था? UNCHR। 47 मेंबर्स हैं। इंडिया इसका 2011 से 14, 14 से 17, 19 से 22 तक मेंबर रहा है, क्योंकि 3 साल का कार्यकाल इसके अंदर दिया जाता है। हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा के अंदर है। इंडिया श्रीलंका की न्यूज थी, ध्यान रखिएगा।
देन मुझे बताइएगा 103rd अमेंडमेंट किस चीज से रिलेट करती है, और 81st अमेंडमेंट तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर ही बताइएगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया था अलग अलग अमेंडमेंट जो थी वो न्यूज में थी, रिजर्वेशन का टॉपिक काफी हॉट बन चुका है। 102nd अमेंडमेंट जो थी इससे एनसीबीसी लाया गया था, 103rd से 10% ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन, 85th जो था प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन देने को लेकर था, 2001 में आया था। 81st अमेंडमेंट क्या थी जो कि ईयर 2000 में आई थी, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आर्टिकल 16 4B से रिलेट करता है, इतना भी मैं आपको बता देता हूँ हिंट के तौर पे, बाकी आप सोचिएगा। चलिए फिर हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4 जहां पे हमने बात करी थी ईयू ने पहली बार सैंक्शंस नहीं लगाए हैं, दूसरी बार लगाए हैं, पहले 1989 में लगाए थे जब डैश स्क्वायर के ऊपर कुछ इशू हुए थे, वो बताइएगा। यहाँ पे कोई मतलब बहुत सीरियस तरीके के सैंक्शंस नहीं होते हैं, तो चाइना को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन यस एक मोरल डाउन जो है वो तो उसका होगा, मोरल डाउन होगा। सैंक्शंस जो है इंपोज करे गए हैं क्योंकि ह्यूमन राइट वायलेशन जो है वो किया जा रहा है हन पॉपुलेशन और शिनजियांग के अंदर उइगर्स मुस्लिम्स के बीच में जो बिजनेस है इट इज नॉट एज यूजुअल। चलिए फिर हमारा डिस्कशन हुआ था वर्ड्स टीबी डे को लेकर, तो इस बार का जो टाइटल है थीम है वो है द क्लॉक इज टिकिंग, ध्यान रखिएगा। एंड होली 50 जो डिस्काउंट है HOLI50 उसको यूज कर लीजिएगा अगर आप इस साल एग्जाम देना चाह रहे हैं तो 100 डेज या 200 डेज को, और अगर 22 या 23 में एग्जाम देना चाह रहे हैं तो उन सीरीज को भी आप एनरोल कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने देखा था सांस के बारे में और सुमन इनिशिएटिव के बारे में। सांस किस चीज को लेकर है, निमोनिया से होने वाली डेथ को रिड्यूस करने को लेकर। सुमन इनिशिएटिव जो है वो है क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है विदाउट एनी कॉस्ट और एश्योर्ड डिग्निफाइड रिस्पेक्टफुल तरीके से हेल्थ केयर हमें प्रोवाइड करनी है। मैंने एमएमआर और आईएमआर के टारगेट्स जो थे वो भी आपको बताए थे, कमेंट सेक्शन में एमएमआर और आईएमआर के जो टारगेट्स मैंने बताए उसको जरूर बताइएगा। देन प्रणय पोर्टल किस चीज से रिलेट करता है ये भी बताइएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर से एसोसिएट करता है ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन इसमें काम क्या किया जाएगा वो बताइएगा, किस चीज के बारे में था ये, वो चीज रिकॉल करके कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलिए देन वी डिस्कस्ड अबाउट पैरोस्मिया। पैरोस्मिया जो है बेसिकली आपका डिस्टोर्शन कर देता है सेंस ऑफ स्मेल को, कोविड के टाइम पे काफी न्यूज में था। क्या ये परमानेंट होता है या टेम्परेरी होता है ये कमेंट सेक्शन में बताएं। जिस भी व्यक्ति को ये होता है तो वो मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स को डिटेक्ट नहीं कर पाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सभी ऑर्डर्स को डिटेक्ट नहीं कर पाता, कई बार उसको ऑर्डर्स को समझने में भी दिक्कत होती है। अगर वो मैंने जैसे आपको बताया था लेमन को स्मेल कर रहा है तो उसको लगेगा कि ये कोई और वस्तु है, कोई और सब्जी उसके दिमाग में आ जाएगी, लेमन उसको मैंगो जैसा लगेगा, मैंगो उसको एप्पल जैसी स्मेल करेगा, तो इस तरीके से प्रॉब्लम रहता है। ये एक टेम्परेरी नेचर की प्रॉब्लम है, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। देन CRI इंडेक्स जो है ऑक्सफैम लेके आया है। इंडिया का रैंक मुझे जल्दी से बताएं कितना रैंक है इंडिया का इसके अंदर। क्या ये जनीवा बेस्ड फाउंडेशन है, जल्दी से बताएं। नहीं, ये मैंने आपको बताया था नायरोबी में इसका सेक्रेटेरिएट है, तो ध्यान रखिएगा। फिर हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कशन किया था ईस्ट टू वेस्ट लगाने के लिए, तो डिब्रू साइकोवा, काजीरंगा, ओरांग एंड मानस को हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। फाइनली यहाँ पे हमारी रिवीजन जो है कंप्लीट होती है। अब प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के एक एक क्वेश्चन देख लीजिए आप। चलिए प्रीलिम्स के अंदर आंसर करिएगा व्हाट इज प्रणित पोर्टल, इसका पर्पस क्या है, किस चीज के लिए बनाया गया वो बताइएगा, मिनिस्ट्री का नाम ध्यान है तो वो बताइएगा, इजी हो जाता है। मेंस के लिए आंसर करिएगा डू यू थिंक गिविंग मोर पावर टू LG इन दिल्ली वुड फैसिलिटेट द गवर्नमेंट्स वर्किंग, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी वर्किंग में क्या आपको लगता है आसानी होगी अगर हम मोर पावर दे देते हैं LG को, इसके बारे में बताइएगा। टॉपिक काफी चल रहा है ये दिल्ली को लेकर। सो इंटरव्यू में क्वेश्चन है गिवन द चॉइस हु डू यू रादर वांट टू बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड व्हाई, तो अगर आपको चॉइस मिलती है तो क्या आप प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे या प्रेसिडेंट बनना चाहेंगे, लेकिन आपको ये भी बताना है क्यों। ठीक है, तो इंटरव्यू बोर्ड आपके सामने है और ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया कि क्या प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे या राष्ट्रपति बनना चाहेंगे, और सबसे जरूरी है वो है क्यों, जस्टिफिकेशन जो है आपका, जो भी आप आंसर करेंगे उसका, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। लेट्स सी, दोनों ग्रुप्स आपको जो मैंने एक्सेस से दिया हुआ है, दोनों ग्रुप्स के अंदर जाके आप अपने अपने आंसर्स जो है वो सबमिट कर दीजिएगा। साथ ही साथ जो दूसरा चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नेटमॉक UPSC करके सर्च कर लीजिएगा, यहाँ पर भी जो NCERT के वीडियोज है वो अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं। चलिए अपने मार्क्स को जल्दी से लिख दीजिए, कितना टारगेट सेट किया गया था, कितना आपने अचीव किया है, और क्योंकि फर्स्ट टाइम वीडियो को देख चुके हैं, सेकंड टाइम थर्ड टाइम जब रिवाइज करेंगे तो नोट्स अपने जरूर बना लीजिएगा। 6 से ज्यादा स्कोर किया देन ऑफ कोर्स यू आर इन द सेफ जोन। और लेट्स सी टॉपर कौन है यहाँ पे, वैसे तो यूजुअली 10 स्कोर हो जाता है कुछ स्टूडेंट्स का, लेकिन कई बार नहीं भी हो पाता है, तो 9 वाले जो भी लोग हैं वो भी कई बार टॉप कर जाते हैं। तो यहाँ पे कोशिश आपको ये करनी है कि टॉप पोजीशन पे आना है, लेकिन 6 से मार्क्स आपके ऊपर रहने चाहिए। शुरुआती दौर में हो सकता है ना आए, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे वहां पे आपका स्कोर आने लग जाएगा, क्योंकि जो लोग आज 6, 7, 8, 9, 10 स्कोर करें शुरुआती दौर में, उनके भी 2, 3, 4 का स्कोर रहता था और वो कमेंट सेक्शन में नहीं लिखा करते थे। बट आई रिक्वेस्ट यू कि आप कमेंट सेक्शन में लिखें, शर्माने की बात नहीं है। यू विल सी योर परफॉर्मेंस कि वो एक अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और फिर आप अच्छा स्कोर करना शुरू कर देंगे अगर अपनी गलतियों से सीखते हैं। अगर मिसरीडिंग करते रहेंगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, अगर करेक्ट इनकरेक्ट में कंफ्यूज होते रहेंगे तो नहीं आएंगे, कॉमन सेंस को यूज नहीं करेंगे तो मार्क्स पे नहीं आएंगे, एलिमिनेशन मेथड को यूज नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम रहेगी। तभी मैं आपको बार बार ये चीजें सिखाता भी हूं कि ये सब चीजों को आप मेथोडोलॉजीज को यूज करें, टाइम टेस्टेड है और ये आपको एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प भी करेंगे।
चलिए, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा बिकॉज दैट विल मोटिवेट अस अ लॉट। थैंक यू वंस अगेन। हैव अ नाइस डे। आई विल सी यू वेरी सून टुडे इटसेल्फ। टेक केयर।